गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। सभी कैसे हो बेटा? विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग पिछले क्लास में रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बातें कर रहे थे। तो आज की क्लास में भी हम कुछ और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आज चलते हैं हम आज की सुविचार की तरफ। तो देखते हैं आज का सुविचार क्या है। आज का सुविचार है कि अगर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य करिए, लेकिन यदि आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान मत पहुंचाइए। तो बेटा इस बात को हमें अपने जीवन में हमेशा आगे लेके जाना चाहिए कि पहली बात तो ये कि हमें एक दूसरे की या जो दूसरे हैं जिनको मदद की आवश्यकता है उनकी हम मदद करते रहे। ये बहुत ही मनुष्यता की बात है, मानवता की बात है। तो हम जितना हो सके हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर हमसे किसी की मदद करना नहीं बनता है, कि हमारे बस में नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? उनका कोई नुकसान भी हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस बात को हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा कि अगर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य करिए, लेकिन यदि आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान मत पहुंचाइए। तो आज के इस सुविचार के साथ आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। तो बच्चे हम लोग भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए और इन दोनों के अंतर भी हमने समझे। पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। पिछले क्लास में हमने कुछ रासायनिक परिवर्तनों के बारे में चर्चा किया। आपको याद है क्या क्या किया था हमने? किसकी बात की थी हमने? बता सकते हैं आप लोग मुझे? जी हाँ, हमने कॉपर सल्फेट विलयन और आयरन सल्फेट विलयन के बारे में बातें की थी। कॉपर सल्फेट विलयन जिसे हम नीला थोता कहते हैं, जब लोहे के संपर्क में आता है तो वो आयरन सल्फेट बन जाता है, जिसे हम FeSO4 कहते हैं, जो हरे रंग का होता है। और जो है हमने जो उसमें कीलें डाली थी वो उसमें एक भूरा निक्षेप आता है जो कॉपर होती है। ठीक है, उसके बाद हमने किसके बारे में बात की थी बेटा? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। पहले तो हमने एक परीक्षण किया था जिसमें कि हमने क्या किया था, सिरके और सोडे सोडे को हमने पानी में घोला था। उसमें से जो गैस निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। उसको चूने के पानी में हमने मिलाया तो चूने का पानी जो है वो दूधिया रंग का हो गया। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, है ना। तो ये बातें हम लोग कर चुके हैं। आज जो रासायनिक परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं वो है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि लोहे में जंग लगना, है ना। उसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, लोहे में जंग लगना। तो बच्चे लोहे में जंग लगने का कारण आपको भी मैंने बताया था, ऑक्सीजन और जल है कि नहीं, या जलवाष्प है। इन दोनों की अनिवार्यता में ही क्या होता है, लोहे में जंग लगता है। अब ये जो लोहे में जंग लगना है ये जो है बहुत सारी आर्थिक समस्याएं जो है खड़ी करती है। ठीक है, अब बेटा एक और उदाहरण आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जहाजों में जंग लगना। क्या है? जहाजों में जंग लगना। जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो समुद्र में होते हैं उनमें जंग लगना। तो क्या होता है जहाजों में जंग लगना? नौवहन उद्योग में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जहाज का जो मुख्य भाग होता है वो आपको पता है वो हमेशा पानी के संपर्क में ही रहता है और उसके आसपास की हवा भी बहुत ही नम होती है ना। हमेशा समुद्र में पड़ा रहता है या समुद्र के संपर्क में रहता है, समुद्र के पानी के संपर्क में रहता है। और जो उसकी आसपास की हवा होती है वो भी बहुत नम होती है। अब पानी में मौजूद आपको पता है बहुत सारे लवण होते हैं, समुद्री जल में बहुत सारे लवण होते हैं या नमक कह लीजिए।
तो पानी में मौजूद नमक जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कर देती है बेटा, तेज कर देती है, बढ़ा देती है। और इससे जो है नौवहन उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान होता है। तो इसमें आपने जो ये बात याद रखनी है वो ये है कि जहाजों में जंग लगने का कारण आपने नोट करके रखना है, क्योंकि मुख्य कारण ये है कि वो हमेशा पानी के संपर्क में रहता है, और क्या है, उसके आसपास की जो हवा होती है वो भी नम होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी में मौजूद जो लवण होते हैं या नमक होते हैं वो जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कर देती है, उसकी दर को जो है वो बढ़ा देती है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चे, अब हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो जंग लगना होता है, इस जंग लगने को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। जंग लगना, या हम कह सकते हैं कि धातुओं का संक्षारण, ठीक है, धातुओं का संक्षारण, जिसे हम कोरोजन भी बोलते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स कहते हैं। तो ये जो धातुओं का जो जो संक्षारण होता है या कोरोजन ऑफ मेटल्स होते हैं, या कह लीजिए जंग लगना होता है, इनको हम क्या कर सकते हैं जिससे इनकी रोकथाम करें। ठीक है, धातुओं के संक्षारण की रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, या इस प्रक्रिया को स्टॉप करने के लिए, जिससे कि आपको पता है मेटल्स जो होते हैं वो धीरे 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 करके खराब हो जाते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, उनको आप याद रखिए। चलिए बेटा, तो हम देखते हैं धातुओं के संक्षारण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो धातुओं के संक्षारण या कोरोजन को या फिर जंग लगना, इनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए बहुत कार्य कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे मेथड्स है इसको, इसकी रोकथाम करने के लिए। जैसे कि पेंट का लेप चढ़ाना, ठीक है, पेंट का लेप चढ़ाना। तो पेंट लगाने से क्या होता है कि जो धातुएं होती है, जो या धातुओं की जो वस्तुएं होती है, उसकी सतह पर अगर हम पेंट लगाते हैं तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षरण से बचा सकते हैं या संक्षारण से बचा सकते हैं। तो इसी कारण से स्टील के जो फर्नीचर होते हैं, लोहे के पुल होते हैं, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। और हमारे घरों में भी अगर आप अपनी मम्मी पापा से पूछो तो आपको बताएंगे कि लोहे और स्टील की वस्तुओं पर भी कई लोग क्या करते हैं, पेंट लगाकर उन्हें जंग से सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो मेथड है वो है ग्रीस या तेल लगाना। ग्रीस या तेल लगाना, तो ग्रीस या तेल लगाने पर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत हद तक किससे बचा सकते हैं, चीजों को, वस्तुओं को या धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं या जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो तेल या ग्रीस की परत भी क्या करती है, धातु का वायु और नमी से संपर्क जो है समाप्त कर देता है, और उसके संक्षारण को क्या कर देती है बेटा, रोक देती है। तो आपने भी देखा होगा, जैसे कि कैंची है, चाकू है या पेचकस है, इन सभी चीजों में जो है ग्रीस या तेल लगाकर रखा जाए तो बहुत समय तक बिना खराब हुए, यानी कि उसमें बिना जंग लगे, वो वैसे की वैसे रहता है। अब तीसरा है गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण एक बार मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है गैल्वनीकरण, धातु चढ़ाना, एक धातु के ऊपर किसी और धातु को चढ़ाना, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, लोहे को जंग से बचाने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है ये, कि गैल्वेनीकरण की वो प्रक्रिया होती है जिससे कि जिसमें हम क्या करते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में, ठीक है, पिघले हुए जस्ते में डुबाकर रखते हैं। कैसे रखते हैं बेटा, पिघले हुए जस्ते में, यस, डुबो के रखते हैं। जस्ता यानी कि जिंक होता है, ठीक है। तो जस्ते में क्या करते हैं हम लोग, उसको, उसकी परत जो है उसमें जम जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो घरों की छतें बनाने के लिए जो प्रयुक्त लोहे की चादरें होती है ना, शीट्स जो होते हैं, बाल्टियां, ड्रम, इन सब
को संक्षारण से या कोरोजन से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। अगला है, बस ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता रही हूँ बेटा, एक्स्ट्रा डिटेल में बता रही हूँ, विद्युत लेपन करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है बेटा, कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम, निकल, टिन आदि वायुमंडल की उपस्थिति में ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। तो लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए उनके चारों ओर क्रोमियम या टिन की क्या की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड है वो परत जम जाने से उसकी चमक नष्ट हो जाती है। और क्या कर देते हैं बेटा, एल्यूमिनियम के संक्षारण को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जानकारी के लिए है। फिर है मिश्र धातु का बनाना। देखो मिश्र धातु यानी कि क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं हम उसको अंग्रेजी में, मिश्र धातु। तो कभी कभी क्या होता है कि एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाकर उसे क्या किया जाता है, अधिक कठोर, स्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में है, स्टेनलेस स्टील का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो क्या है बच्चे, वो कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैंगनीज, ये ऐसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है जिससे कि उसमें जंग नहीं लगता है। इतनी बातें क्लियर हो गई है सभी को? ठीक है, तो हम कैसे धातुओं के संक्षारण को बचा सकते हैं, ये है। एक और बार देख लीजिए, सबसे पहला ये जो पॉइंट्स है इसको नोट करके रखिए। क्या क्या है बेटा, क्या बताया? एक तो पेंट का लेप लगाना, दूसरा है ग्रीस या तेल लगाना, फिर गैल्वनीकरण, ये जो गैल्वनीकरण है इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया हुआ है, और विद्युत लेपन। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, मिश्र धातु बनाकर भी क्या कर सकते हैं, इसमें आप स्टेनलेस स्टील का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, अगला हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीकरण। ठीक है, क्रिस्टलीकरण देखेंगे कि ये क्रिस्टलीकरण क्या होता है। क्रिस्टलीकरण जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्या कहते हैं बेटा उसको हम, क्रिस्टलाइजेशन, इंग्लिश में क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। अब ये क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा, आपको मैंने इससे पहले भी एक एग्जाम्पल बताया था। जो समुद्री जल है ना, समुद्री जल से हम लोग जो साधारण नमक को निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वाष्पन द्वारा निकालते हैं, है ना। तो वाष्पन द्वारा जो निकाला गया जो क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि जो नमक होती है, वो उतना शुद्ध नहीं होता। उसको दोबारा क्या किया जाता है, उसके विलयन में मिलाकर उसको शुद्ध बना दिया जाता है, उसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, जिसे हम खाने के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब जरा देख लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया को, अच्छी तरह से डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि समुद्री जल में जो है वो लवण जो है बहुत घुले होते हैं, जो इसको क्या कर देती है, नमकीन बना देती है। समुद्र का पानी नमकीन होता है, आप सबको पता है। क्या कारण है, क्योंकि उसमें लवण होते हैं। तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक को प्राप्त किया जाता है। और इस विधि से प्राप्त जो नमक होता है वो शुद्ध नहीं होता, और इसके क्रिस्टल भी काफी छोटे होते हैं, और क्रिस्टल का आकार जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा शुद्ध पदार्थों के बड़े क्रिस्टल उनके विलयनों से, उनके जो सोल्यूशन बनाकर उनके जो विलयन होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। और बेटा यह एक भौतिक परिवर्तन है, ये कभी भी आप ये मत लिखिएगा कि ये रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण जो है वह एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है।
ठीक है, फिजिकल चेंज है, उसको ऐसे ही लिखेंगे आप। तो बच्चे, किसी पदार्थ के गर्म सांद्र विलयन को ठंडा करके क्रिस्टल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण। ओके, तो आपको पता लग गया क्रिस्टलीकरण क्या है। क्रिस्टलीकरण का एग्जाम्पल लिखते टाइम आप कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के बारे में लिख सकते हैं, कॉमन सॉल्ट के बारे में लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है उस वो कैसे बनता है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये नोट कर लीजिए, इसका डेफिनेशन आप जरूर नोट करिए। किसी पदार्थ के गर्म सांद्र विलयन को, यानी कि किसी पदार्थ को विलयन बनाकर उसको गर्म करके उसको ठंडा करके क्रिस्टल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। इज दिस क्लियर? ओके, सभी को क्लियर है? तो क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया का जो उपयोग अशुद्ध ठोस पदार्थ से शुद्ध ठोस पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखेंगे। क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया है उसका उपयोग हम क्यों करते हैं? अशुद्ध, जैसे कि नमक की बात मैंने बताई, अशुद्ध ठोस पदार्थ से शुद्ध ठोस पदार्थ को के क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ओके, अब बेटा क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन जो है इसमें हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? किसके क्रिस्टल्स बेटा? कॉपर सल्फेट के। नमक के बारे में मैंने अभी आपको बताया। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, ये आपके पुस्तक में एक गतिविधि दी हुई है, ठीक है, कि कॉपर सल्फाइड के क्रिस्टल जो है कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जरा, चलिए बच्चे। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है मैंने अभी आपको बताया। क्या है? किसी भी पदार्थ के विलयन को क्या करके, उसको गर्म करके उसको ठंडा करके जो प्राप्त किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं, है ना। तो अभी देखो, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक बीकर लिया हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे? एक कप जल डालेंगे। उसमें हम क्या करेंगे बेटा? उसमें कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे हम लोग? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, कुछ बूंदे उसमें मिलाएंगे। और फिर क्या करेंगे? उस जल को हम क्या करेंगे बेटा? उसको अच्छी तरह से, यस, उसको हम अच्छी तरह से उबालेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? उसको उबालने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे जो करके क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट विलयन को हम, सॉरी, कॉपर सल्फेट के जो चूर्ण है उसको मिलाते जाएंगे। तो आप देख सकते हो उसका रंग कैसा आया है। कैसा आया है? नीला रंग का आया हुआ है ना। कॉपर सल्फेट का कलर क्या है बेटा? नीला है, तभी तो उसको नीला थोता कहते हैं, ब्लू विट्रियोल कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। उसको हम नीला थोता अथवा क्या कह सकते हैं? उसको हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा? उसको गर्म किया जाता है, इस तरह से गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद ठंडा करने पर क्या मिल जाता है हमें? आप यहाँ पे देख सकते हो उसके क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं। किसके क्रिस्टल्स मिल जाते हैं बच्चे? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कैसे प्राप्त होता है? कौन सी प्रक्रिया से प्राप्त होता है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम लोग कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार हमने आपको नमक के बारे में, सॉल्ट के बारे में भी बताया, वो भी हमें क्रिस्टलाइजेशन के रूप में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, उस प्रोसेस में क्या होता है, ये समझ गए आप लोग। और बेटा आपको ये मैंने अच्छी तरह से बता दिया कि जो क्रिस्टलीकरण है या क्रिस्टलाइजेशन है वो कैसा चेंज है या कैसा परिवर्तन है। वो एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है बच्चे? भौतिक है, ठीक है, फिजिकल चेंज है। देखो उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, जो चीज थी वही चीज हमें मिली है। क्लियर है ये सभी को?
चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी हमारा समय किसके लिए हो रहा है? एमसीक्यू का टाइम है। तो आपके लिए प्रश्न लेकर आई हूं, तो प्रश्नों को देखिए, उनके ऑप्शंस को समझिए और आंसर देना शुरू कीजिए। रेडी है सभी? चलिए अपनी नोटबुक्स निकालिए सभी, और प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं आपको, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। पत्तियों का जलना, ठीक है, दूसरा है अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन, और तीसरा ऑप्शन है ताजे कटे केले या केले का भूरा होना, पानी का जमना। ठीक है, तो इसमें से आपको बताया ना, रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कौन सा एग्जाम्पल जो है वो नहीं करता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन पेंट किए जाने के बावजूद, ठीक है, कौन जो है जहाजों में जंग लगने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन पेंट किए जाने पर के उसके बावजूद भी क्या नहीं होता बेटा? जो जहाज होते हैं उसमें जंग लगने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, समुद्री जल में मौजूद अशुद्धियां, समुद्री जल में जो समुद्री जीवन होता है, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, समुद्री जल में मौजूद लवण, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, सभी है, आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, सभी करके जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको? हाँ, आपको बताना है कि जो है जहाजों में जंग लगने का कारण जो है आपको बताना है। अगला है, कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? नीला, हरा, काला या सफेद? कॉपर सल्फेट का कलर बताना है आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रिस्टलीकरण का उदाहरण है, क्रिस्टलीकरण जो है वो किसका उदाहरण है? क्रिस्टलाइजेशन जो है वो किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, उपरोक्त सभी। क्रिस्टलीकरण जो है वो किसका उदाहरण है? यस। अगला है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम, कार्बन, निकल व मैग्नीज, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है स्टेनलेस स्टील बनाने में, अभी आपको बताया मैंने, ठीक है, क्या प्रयोग किया जाता है उसमें। तो आपको नीचे कुछ दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हैं, उसमें से स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। अगला है, लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को डैश कर देता है। लवण युक्त जल यानी कि जिस जल में लवण होते हैं, लवण या सॉल्ट कह लीजिए, सॉल्ट होते हैं, वो जो है जंग लगने या रस्टिंग प्रोसेस को क्या करती है? बढ़ा देती है, घटा देती है, शून्य कर देती है, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो जो लवण युक्त जल है वो जंग लगने की प्रक्रिया को या प्रक्रम को, उसकी दर को क्या करती है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोहे की चादर पर जंग की परत, यहां पर जिंग है, ठीक है बच्चे, जिंग, ये जो है स्पेलिंग गलत है, यहां पे देखिए बेटा जिंग है। एक मिनट, जिंक है, ओके। तो लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना, उसको क्या कहते हैं? धातु मिश्रण कहलाती है, गैल्वनीकरण कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है, या उदासीनीकरण कहा जाता है?
तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि लोहे की चादर पर जिंक की परत जो है चढ़ाई जाती है? धातु मिश्रण, गैल्वनीकरण, क्रिस्टलीकरण या उदासीनीकरण? 10th लास्ट प्रश्न हमारा, रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है, प्रतिकारक कहा जाता है या अभिकारक कहा जाता है, या इसमें से कोई नहीं? रासायनिक केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक पदार्थ किस में बदल जाता है, यह है प्रश्न। ठीक है, उत्पाद, प्रतिकारक, अभिकारक या उपरोक्त कोई नहीं? तो ये सभी सवाल आपने देख लिए बेटा, सभी क्वेश्चंस देख लिए, सबने आंसर्स कर लिए, लिख लिए। तो एक एक करके हम क्या करने वाले हैं, आंसर्स को देखेंगे। आप चेक कर लीजिए अपने नोटबुक में कि आपने जो आंसर लिखा है वो सही है या गलत लिखा है। ओके, चलिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा, आई एम सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ओके, पत्तियों का जलना क्या है बेटा? रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ताजे कटे केले का भूरा कलर होना, यानी कि उसका रंग बदलना, या कटे हुए एप्पल का रंग बदलना, वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पानी का जमना क्या है? बताइए, क्या है पानी का जमना? वेरी गुड, पानी का जमना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ओके, चलिए अगले पर चलते हैं। अगर आप लोहे के टुकड़े को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दे तो उसमें भूरे रंग की परत जम जाती है। इस भूरे पदार्थ का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या कहते हैं हम उसको? जंग कहते हैं, है ना? जंग कहते हैं। अगला तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायन चूने के पानी को दूधिया बनाने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन या फिर केमिकल चूने के पानी को दूधिया बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्साइड? तो हमें पता है क्या होता है बेटा? यस, कार्बोनेट। कैल्शियम वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से चूने का पानी जो है वो दूधिया कलर का हो जाता है या मिल्की हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन या फिर क्या पेंट के किए जाने के बावजूद भी जहाजों में जंग लगने के लिए जिम्मेदार होते हैं? समुद्री जल में मौजूद अशुद्धियां, या उसमें मौजूद जो जीव जंतु है, या उसमें मौजूद लवण। हमने अभी बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ा हुआ है कि समुद्री जल में मौजूद जो लवण होते हैं वो क्या करते हैं? जंग लगने की प्रक्रम को क्या करते हैं? तेज करते हैं, है ना? अगला है, कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? नीला, हरा, काला या सफेद? जहां पर भी आप कॉपर सल्फेट देखेंगे, ब्लू विट्रियोल करके नाम याद रखिएगा बेटा। क्या है? ब्लू विट्रियोल। ठीक है, तो जो है ब्लू विट्रियोल क्या है? वो कॉपर सल्फेट है। चलिए आगे चलते हैं। क्रिस्टलीकरण का उदाहरण, क्रिस्टलीकरण का उदाहरण वो क्या है? भौतिक है, रासायनिक है, या रासायनिक अभिक्रिया है, या उपरोक्त सभी? इसमें से क्रिस्टलीकरण जो है किसका उदाहरण है बेटा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो हम यहाँ पर किसको टिक करेंगे? भौतिक परिवर्तन को टिक करेंगे। सातवां है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाते हैं बेटा? क्रोमियम मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं, निकल और मैग्नीज। तो ये उपरोक्त सभी चीजों का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने में। आठवां है, लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को, उसकी रेट को, जंग लगने की जो रेट होती है उसको क्या कर देती है? बढ़ा देती है ना? उसके रेट को बढ़ा देती है। अगला चलते हैं 9वें पर, लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना
उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 10वां है, रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं हम लोग उसको? उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। तो आई होप आज का जो जितने भी क्वेश्चंस है सबने आंसर्स अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से दिए होंगे। ओके, चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, आज के क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।